हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं काफी लंबे टाइम से आपके लिए वीडियोस नहीं लेके आ पाई थी। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से नहीं अपलोड कर पाई थी। वेल नाउ वीडियोस विल बी कंटिन्यू। अब आपकी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, काफी लंबा टाइम हो गया, 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं दे पाई थी। फॉर दैट आई एम रियली सॉरी, बट नाउ ऑनवर्ड यू विल फाइंड कंटिन्यूस। वेल, चलिए, लास्ट क्लास में हमने एयर तक पढ़ लिया था। आज हमें शुरू करना था ऑक्सीजन। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट एयर, एयर के मैंने आपको बताया था कि दो मेजर कंपोनेंट होते हैं जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आता है। जब हम नाइट्रोजन की बात करें तो मेजर कंपोनेंट तो है एयर में, मेजर ही जो ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन होता है वो एयर का लेता जरूर है, बट इट इज इनएक्टिव पार्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन इट इज एन एक्टिव पार्ट। ओके, ये एक्टिवली पार्ट होता है बेटा। और एयर में ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है उसकी वजह से जो वाइटल प्रोसेसेस होती हैं जो लाइफ के लिए नेचर में जो प्रेजेंट होती हैं, जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, बर्निंग, ये सब ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में होती है। इसीलिए हम एयर के ऑक्सीजन कंपोनेंट को ये भी कह सकते हैं कि अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए आपके बुक में देखते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है। Air is one of the major component of air. Nitrogen, the other major component present in the greatest proportion in the air. As nitrogen is an inactive component, most of the property of air are attributed to the presence of air. ठीक है, ये मैंने आपको भी बताया बेटा कि एयर का ऑक्सीजन मेजर कंपोनेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट तो है, उसका भी ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन है, बट ये क्या है, इनएक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, जो एयर की मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसकी वजह से होती है बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से। एज ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द वाइटल प्रोसेसेस ऑफ नेचर सच एज रेस्पिरेशन एंड बर्निंग, ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड टू बी सपोर्टर ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये मैंने आपको भी बताया था कि क्योंकि बर्निंग, रेस्पिरेशन, ये सब किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से, इसीलिए हम ऑक्सीजन को सपोर्टर ऑफ लाइफ कहते हैं अर्थ। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ऑक्सीजन मिली कैसे, किसने इसको नाम दिया, लाइक अ स्वीडिश केमिस्ट चार्ल्स स्केल फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन। उन्होंने जो सेल्स थे उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया था बाय हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट एंड द मर्क्यूरिक ऑक्साइड। पोटेशियम नाइट्रेट एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके, हीटिंग से, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से इन्होंने ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया था। सिंस द गैस वाज फॉर्म्ड to support combustion, he named it as fire air और vital life। क्योंकि ये जो गैस निकल रही थी ये कंबशन के लिए सपोर्टिव थी, मीन्स किसी भी चीज को आप बर्न करो उसके लिए सपोर्टर थी, इसीलिए इन्होंने इसको फायर एयर या फिर वाइटल लाइफ नाम दिया। बाद में इंग्लिश केमिस्ट है जोसेफ प्रिस्ली, इन्होंने ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया था मर्क्यूरिक ऑक्साइड के ऊपर, जो शॉर्ट फोकस लेंथ का कन्वेक्स लेंस होता है उससे। इंटेंस सनलाइट को कॉन्वेक्स लेंस से इकट्ठा किया, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब जिसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड फिल किया हुआ था इसके ऊपर फोकस किया। ठीक है, जब ये इंटेंस सनलाइट, सन रेज इसके ऊपर इकट्ठा हुई तो क्या हुआ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोज होने की वजह से ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर हुई। ठीक है, द फैक्ट ऑफ ऑक्सीजन दैट ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट वाज प्रपोज्ड बाय द लुइसर। लुइसर साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन के बारे में बताया था कि वो एक एलिमेंट है। ठीक है, और ऑक्सीजन को ये मान के कि ऑक्सीजन हर एक एसिड में मिलती है, हर एक एसिड में मिलती है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम ऑक्सीजन रखा और इसी को इन्होंने एसिड फॉर्मर भी कहा। ठीक है, और लुइसर ने ये प्रूव किया था कि जो ऑक्सीजन है वो एयर के 21%, वॉल्यूम के 21% प्रेजेंट होती है। मीन्स एयर का वॉल्यूम का 21% जो पार्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है। When we talk about occurrence means मिलती कैसे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों स्टेट में देखने को मिलती है। ठीक है, फ्री स्टेट में कैसे कि जब आप एयर में बात करो तो वॉल्यूम का 21% और मास का 23% रहते हैं एयर का। ठीक है, वहीं आप वाटर बॉडीज में बात करो तो वो डिजोल्व फॉर्म में रहती है। अगर डिजोल्व फॉर्म में एयर ना हो तो जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक स्पीसीज है, वो वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी।
ठीक है, यानी कि फ्री स्टेट में अगर आप बात करें तो एयर में, फ्री स्टेट में रहती है एटमॉस्फेरिक एयर में, जो कि 21% बाय वॉल्यूम एंड 23% बाय मास एयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ओशियंस में बात करें या अदर वाटर बॉडीज में बात करें, कुछ अमाउंट में जो ऑक्सीजन है उसमें डिजोल्व फॉर्म में रहती है, और इसी डिजोल्व ऑक्सीजन की वजह से जितने भी एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं वो वाटर में सर्वाइव कर पाती है। When we talk about combined state की बात करें तो जितने भी आप कार्बोनेट हुआ, लाइमस्टोन हुआ, सिलिकेट हुआ, इन सब में आप ऑक्सीजन को देखते हैं। इवन आपका वाटर जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल कंपोनेंट है, ठीक है, उसमें भी एयर प्रेजेंट होती है। H2O ऑक्सीजन, एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इवन हमारे अंदर भी जो कंपोनेंट्स हैं, जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, उनमें भी ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में रहती है। ठीक है, देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच कंटेन ऑक्सीजन इन कंबाइंड स्टेट। वाटर जो है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो कंटेन 50 to 70% ऑफ ऑक्सीजन इन द कंबाइंड स्टेट। प्लांट और एनिमल्स में भी 50 to 70% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। फर्दर 50% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट, कार्बोनेट, लाइमस्टोन एंड अदर ओर्स। ठीक है, इनमें भी ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ऑक्सीजन जो रहता है बेटा वो डाई एटॉमिक एलिमेंट है। डाई एटॉमिक एलिमेंट का मतलब क्या है, आपने कंबाइनिंग कैपेसिटी पढ़ी होगी, एटॉमिसिटी पढ़ी होगी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या था कि एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स की जरूरत होती है किसी एलिमेंट के। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए ऑक्सीजन के 2 एटम की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम इसको डाई एटॉमिक एलिमेंट कहते हैं। इसके सिंबल O होता है, फॉर्मूला O2 होता है, एटॉमिक नंबर की बात करें तो 8 होता है। ठीक है, और जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो, मींस इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, तो वो होता है आपका 2 and 6। इट्स एटॉमिक वेट इज 16। एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो वो 32 होता है। वैलेंसी की बात करें तो 2 होती है। और इसका एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करें, मतलब ऑक्सीजन O2 के अलावा O3 ओजोन की फॉर्म में भी मिलती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर। ठीक है, हीटिंग ऑफ ऑक्साइड। देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को हम जनरल मेथड से प्रिपेयर किस तरीके से करेंगे। देखिए हमने ऊपर भी देखा कि जो ऑक्साइड्स थे, जैसे हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड देखा, ठीक है, और ये जो है इसके आप जब भी इसको हीट करोगे, हीटअप करोगे, सिल्वर ऑक्साइड की बात करो या मर्क्यूरिक ऑक्साइड की बात करो, जब भी आप इनको गर्म करोगे ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेंगे। ठीक है, आपकी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, हीटिंग ऑफ ऑक्साइड। ऑन हीटिंग मर्क्यूरिक एंड सिल्वर ऑक्साइड डिकम्पोज टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव मेटल्स एंड ऑक्सीजन गैस। मर्क्यूरी ऑक्साइड को हम गर्म करेंगे तो मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और सिल्वर ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो सिल्वर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, मरकरी बेटा जब भी आपके ग्लास, टेस्ट ट्यूब के जो ग्लास है उसके ऊपर लगता है, तो दूसरी तरफ आप अगर देखते हो, बाहर की साइड से देखते हो, तो मिरर लाइक, जैसा आपका शीशा होता है, मिरर होता है जिसमें आप अपना फेस देखते हो, एग्जैक्टली सेम अपीयरेंस देगा टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, और जब आप मरकरी की बात करो तो ग्लोब्यूल्स बनेंगे सिल्वर के। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हैवी ऑक्साइड। हैवी ऑक्साइड में जब आप बात करो तो बेसिकली आपके लेड की बात करेंगे। ठीक है, लेड का जो ऑक्साइड है, ठीक है, ये देखिए ये डिकम्पोज होकर लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में ये चॉकलेटी ब्राउन होता है, ठीक है, जो बाद में येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। येलो कलर का ये प्रेसिपिटेट बनाता है, रेसिड्यू बनाता है। ठीक है, इसको लेड ऑक्साइड को हम बोलते हैं लिथार्ज। याद रखिएगा, लेड ऑक्साइड आपका क्या होता है, लिथार्ज। ठीक, आगे देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स। जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन मेटल्स होते हैं, उनके जो नाइट्रेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल KNO3 है, ठीक है, NaNO3 है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, इनको आप जब गर्म करोगे तो इनके नाइट्राइड्स बनेंगे और ऑक्सीजन। ठीक है, ये 8 एनाइड्स किस तरह आते हैं हम नेमिंग में आगे देखेंगे बेटा। ठीक है,
और आई थिंक मैंने शायद लास्ट चैप्टर में भी आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस किया हो इसके बारे में। वेल बाय द वे ये तो था आप ऑक्सीजन को प्रिपेयर किस तरीके से करोगे जनरल मेथड से। तो आपको अगर ओवरव्यू करना है, आई एम सॉरी, ओवरव्यू करना है तो देखिए, हीटिंग ऑफ ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड को हीट अप करोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो मरकरी, सिल्वर और ऑक्सीजन बनते हैं। हाँ सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हैवी मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके उनके सिंपल ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। वहीं एल्कलाइज के जो मेटल्स के नाइट्राइट्स होते हैं बेटा, नाइट्रेट्स होते हैं, वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन को रिलीज करके। I hope it is clear. Still you are having doubt? Write down in comment section. Laboratory method of preparation. लैब में किस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं? सिंपल, आपका जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2 है, वो MnO2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वाटर प्लस ऑक्सीजन देता है। देखिए कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? हाँ, I'm really sorry बेटा। कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन की बात क्या होता है बेटा, कि अगर कोई ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है जिसमें कोई कैटलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंस विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट दे कैन ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। इट कुड बी लोअर और एक्सीड। इट कुड बी एक्सीड मींस रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देंगे, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एज इट इज पड़े रहेंगे रिएक्शन में जैसे थे। इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। और यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, जो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसमें MnO2, ये देख रहे हैं, ये MnO2, ये आपका कैटलिस्ट है। मींस ये इसके डिकम्पोजिशन में हेल्प तो करेगा बट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। हाइड्रोजन परऑक्साइड अंडरगोज कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। यहाँ पे आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं जिससे लैब में किस किस तरीके से ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया जा सकता है उनके बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट तो हमने देख लिया हाइड्रोजन परऑक्साइड से, ठीक है। सेकंड देखिए बेटा KClO3, ठीक है, ये भी जब आपके MnO2 के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है ब्यूसेन बर्नर से तो ये आपका ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब देखिए ऑक्सीजन को आप कलेक्ट किस तरीके से करते हो, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। देखिए इसमें करते क्या है कि जैसे देखिए यहां से गैस रिलीज होगी, क्योंकि गैस है, लाइटर है, तो ये अबव डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये यहां जाके स्टोर होगी। जैसे जैसे यहाँ गैस स्टोर होने लगेगी तो इस वाटर के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होने लगेगा। जितनी यहाँ पे गैस फिल होती चली जाएगी वाटर को डाउनवर्ड डिस्प्लेस करती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो ये मेथड है कि आप गैसेस को किस तरीके से कलेक्ट करते हो। क्या बोलते हैं इसे? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ। ये देखिए यहाँ पे रोल ऑफ MnO2 दिखा रहे हैं कि जो आपका पोटेशियम क्लोरेट था, ये देखिए KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट, इसमें MnO2 का क्या रोल था। ये देखिए MnO2 बेटा कर क्या रहा था कि जो पोटेशियम क्लोरेट था उसका जो टेम्परेचर था, जो मेल्टिंग पॉइंट था वो था 350 और 350 से इसने डिक्रीज कर दिया 327 डिग्री। क्लियर? तो जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इज ऑल्सो ब्रॉट डाउन, जो डिकम्पोजिशन का वो था टेम्परेचर था वो भी डाउन हो गया था बेटा 370 से 350। ठीक है, इट एक्ट एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन। अब देखिए कैटलिस्ट मैंने आपको बताया ना 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव जो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमें बेनिफिशियल करते हैं, बेनिफिट देते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पोटेशियम परमैंगनेट से है। पोटेशियम परमैंगनेट को जब आप गर्म करोगे तो MnO2 बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये देखिए वाटर का डाउनवर्ड
डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर है। एक बार इसको गो थ्रू जरूर होइएगा, एक बार इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझना होगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन मैं पढ़ूं उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। एक बार आप गो थ्रू होइए, स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन करूंगी। बट मुझे पता है अगर आप एक बार इसको गो थ्रू हो गए तो आपको ऐसा कोई डाउट आएगा नहीं, मिलेगा नहीं, ठीक है। बट स्टिल यू फेस एनी डाउट, राइट डाउन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अभी तक तो हमने देखा जर्नल मेथड देखे प्रिपरेशन के, फिर हमने लैब में देखा प्रिपरेशन का। अब देखते हैं हम इंडस्ट्रीज में, जब आप बड़े लार्ज अमाउंट में बात करते हो, अबंडेंट उस पे बात करते हो, बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे बात करते हो, तो किस तरीके से आप ऑक्सीजन को प्रिपेयर करते हो, ठीक है। देखिए फर्स्ट आ रहा है उसमें फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, मींस आपका जो एयर है उसमें 21% अगर आप वॉल्यूम की बात कर रहे थे तो प्रेजेंट होता है। अब इसमें इस 21% को किस तरीके से कलेक्ट करें, ठीक है। सबसे पहले आपने एयर को क्या करना पड़ेगा, लिक्विफाई करना पड़ेगा ना, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड को पहले रिमूव करते हैं। चलिए फर्स्ट क्या करेंगे बेटा, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करेंगे, ठीक है। एयर शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स, दिस इज डन बाय द पासिंग एयर थ्रू द फिल्टर्स और थ्रू इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं या फिर आपने फिल्टर्स के थ्रू पास करोगे तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो रह जाएंगे और आपकी एयर आगे मूव कर जाएगी। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स को हटाना पड़ेगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स को दो तरीके से हटा सकते हैं, या तो आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास कर दो या फिर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लो, वहां से वाटर का जितना भी कंटेंट होगा वो रिमूव हो जाए। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हो, जब कभी भी ड्राई एयर को आप कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश से पास करोगे तो उसमें से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा बेटा वो क्या होगा, उसमें से रिमूव हो जाएगा। फिर आ रहा है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन कैसे करेंगे बेटा, एक हाई प्रेशर 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 200 के रेंज में अप्लाई करेंगे ड्राई एयर में और फिर उसे एक्सपेंड करने देंगे, ठीक है। फिर से प्रेशर अप्लाई करेंगे, फिर इसे एक्सपेंड करेंगे। इस तरह करते करते जो आपका एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, आपकी एयर कूल डाउन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से धीरे 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 आपके एयर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो आप क्या करेंगे, उसका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है। देखिए जो आपका एयर है, लिक्विड एयर है, उसमें मेनली आपका नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन जो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -95 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और लिक्विड ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -182 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट है तो इसीलिए ये पहले निकल जाएगी और लास्ट में आपका लिक्विड ऑक्सीजन रह जाएगा। और आप जनरली, बहुत जनरली आप आराम से जेंटली इसको गर्म करेंगे तो आपको लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड मेथड है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखिए आपने 7th क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अगर आप प्योर वाटर की बात करो तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवा सकते, लेकिन जैसे ही आप उसमें एसिड मिलाते हो, एसिडुलेटेड वाटर लेते हो, ठीक है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, ठीक, कुछ अमाउंट में, तो क्या हो जाएगा, वो एसिडुलेटेड वाटर हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से आप इलेक्ट्रिक करंट को बहुत इजीली पास कर सकते हो। जैसे ही आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे तो जो वाटर है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाए, ठीक है। हाइड्रोजन कैथोड पे एंड ऑक्सीजन के एनोड पे लिबरेट हो। आई होप इट इज क्लियर। इसके एडवांटेजेस क्या है, एसिडुलेटेड वाटर को जब लेते हैं, ठीक है, आपके रेगुलेटेड टैंक में, तो जो आपके प्लैटिनम की प्लेट्स होते हैं इनके अंदर इंसर्ट की जाती हैं जो कि अपोजिट टर्मिनल से कनेक्टेड होती हैं। इस एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आपके कैथोड पे आपका हाइड्रोजन और एनोड पे आपका ऑक्सीजन रिलीज हो जाए। देखिए इससे चीप रेट पे आपको ऑक्सीजन मिल सकती है, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छे फ्यूल का भी काम करती है, ठीक है।
इवन आप आजकल तो देख रहे होगे ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, इस टाइप के हाइड्रोजन के यूजेस आ रहे हैं। काफी यूजफुल है ये। वेल आगे देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी की बात करते हैं या कमर्शियबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए ऑक्सीजन खुद बर्न नहीं होती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो तो बर्निंग को भी बर्निंग नहीं हो सकती। मीन्स ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग बट इज नॉट कम्बस्टिबल। खुद कम्बस्टिबल नहीं है बट बर्निंग को सपोर्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करता है और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज करता है। क्योंकि इसमें रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जब आप कंबशन की बात करते हो तो देखिए आपने देखा होगा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको आपको पर्टिकुलर अमाउंट में हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ टाइम के बाद वो बर्न जलना शुरू होते हैं, बर्न करना स्टार्ट होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं गन पाउडर, बारूद। आप उसमें कई देर तक जलाते रहते हो, ठीक है, तब वो जलना स्टार्ट होता है। समझ रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि कुछ सब्सटेंस तो ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर आसानी से बर्न हो जाते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर बर्न नहीं होते। यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट तो है जिनको हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों करनी पड़ती है? देखिए जब सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट होगा तो उसका जो बर्निंग टेम्परेचर है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ हमें मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस जलना स्टार्ट हो जाता है या जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, और जो सब्सटेंस नॉर्मल टेम्परेचर पे या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जलना स्टार्ट हो जाए या जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जल सकता है उसको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल। ठीक है, और जो ऐसा नहीं करते हैं उनको बोलते हैं इनकम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। आपकी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। मीन्स मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट कर रहा है उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर? जस्ट लाइक फॉस्फोरस, आपकी मैस्टिक में भी होता है फॉस्फोरस। नेक्स्ट इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर है, इट इज नोन एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जस्ट लाइक पेट्रोल, केरोसिन एंड हाइड्रोजन। The substances which do not undergo combustion is called incombustible substance। जिनमें नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं? incombustible substance, just like calcium carbonate, silica, etc. Next is respiration। देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, और एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये स्लो कंबस्टिबल रिएक्शन होती है। मींस जैसे हमने देखा होगा कि जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो आपके अंदर जो फूड कंपोनेंट होता है, ठीक है, फूड कंपोनेंट जो आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है डाइजेशन के बाद, ठीक है, मोस्टली ये क्या होता है? ग्लूकोज। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी बनाता है ना? तो ये जो प्रोसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली कंबशन की तरह है बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हो रही है। ठीक है, देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट एंड एनिमल्स इज ऑल्सो अ स्लो कंबशन रिएक्शन। ये जो प्रोसेस होती है बेटा ये स्लो कंबशन रिएक्शन होती है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन गैस इज इनहेल्ड विच कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन, जब हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया हमारी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाई। ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये ऑक्साइड जो आपके फूड रहता है, डाइजेस्टेड फूड रहता है, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करते हैं और साथ ही साथ कुछ में एनर्जी भी फॉर्म। ठीक है, देखिए कंबशन और रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंस है। देखिए दोनों में ही सेम हो रहा होगा, बर्निंग हो रही होगी, एनर्जी रिलीज हो रही होगी, बट दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल कंबशन की बात करें तो ये फास्ट प्रोसेस है, वही रेस्पिरेशन की बात करें तो ये स्लो प्रोसेस है।
प्रोसेस है। ठीक है, कंबशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर रिलीज होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें हमारा बॉडी टेम्परेचर जितना ही होता है। ठीक है, इसमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एंजाइम्स वहां पे जरूरी होते हैं। ठीक है, एनर्जी जो रिलीज होती है वो हीट और लाइट के फॉर्म में होती है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हीट के फॉर्म में। क्लियर? आगे देखिए, ये तो बात करी हमने ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन मेटल्स के साथ रिएक्शन कर दिया, देखिए यूजुअली ऑक्सीजन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, और ये जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपने सोडियम लिया, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा, और क्योंकि सोडियम का ऑक्साइड बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की बात करें तो वो सोडियम के साथ बहुत विग्रसली रिएक्शन करती है, बहुत तेजी से रिएक्शन करती है, और जो सोडियम का ऑक्साइड होता है वो अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो वाटर के साथ फटाफट से कंबाइन होके क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपकी बुक में देखते हैं क्या लिख रहे हैं। ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर जनरली बेसिक इन, though most of the metal form metal oxide, the metal differ in their respective with oxygen. जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उसमें कितनी ऑक्सीजन है या कैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करें। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम की बात करें तो देखिए सोडियम एंड पोटेशियम जो रहते हैं वो विग्रसली रिएक्शन देते हैं रूम टेम्परेचर पे ही। ठीक है, वहीं मैग्नीशियम की बात करें और कैल्शियम की बात करें, ये थोड़ी से ही हीटिंग की वजह से करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इवन आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, मैग्नीशियम के रिबन को आप बर्न करते हो तो व्हाइट कलर की ऐश बनती है, और साथ ही साथ वो व्हाइट कलर की फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, क्यों, व्हाइट कलर की फ्लेम तो ठीक है, लेकिन व्हाइट कलर की ऐश जो रहती है वो बेसिकली क्या रहता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम एंड आयरन की बात करें, ये नॉर्मली यूजुअली आपके रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एंड आयरन के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड कोटिंग ओवर मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल देखिए आपने देखा होगा कि मम्मा जब एल्यूमिनियम के जो बर्तन है उनको साफ करती है तो उनको बड़ा घिस-घिस के साफ करती है ताकि ऊपर वाली लेयर निकल जाए। एक्चुअली कुछ दिनों के बाद क्या देखते हो आप, फिर से वो ब्लैकिश हो जाएंगे, थोड़ा सा उनका कलर डल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से एल्यूमिनियम क्या करेगी, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेगी। वही हम आयरन की बात करें, ठीक है, लोहा आयरन की बात करें बेटा, वो भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन का ऑक्साइड बनाता है। आपने देखा होगा, इसी को रस्टिंग भी बोलते हैं, है ना। रस्टिंग देखा है आपने, ब्राउन कलर का पाउडर होता है, ठीक है, लेयर फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एट हाई टेम्परेचर, जब इसको टेम्परेचर को राइज करते हैं तो आपका जो आयरन है वो टेट्रा ऑक्साइड या फेरोसोफेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। कॉपर एंड सिल्वर की बात करें, देखिए कॉपर जो रहता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ब्लैकी पाउडर फॉर्म बनाता है जो आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड रहता है, ग्रीन स्पार्क और क्रैकलिंग नॉइस के साथ इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। गोल्ड एंड प्लेटिनम, जब आप इनकी बात करें तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, इवन हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, ये तो हमने बात करी बेटा मेटल्स के साथ। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के साथ। जब आप नॉन मेटल्स के साथ बात करोगे बेटा तो सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ बात करोगे। नॉर्मली हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक स्पार्क इज जनरेटेड, जब कभी भी इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट किया जाता है तो आपका ऑक्सीजन 1:2 के रेशियो में कंबाइन होता है, ठीक है, फ्लैश के साथ, और एक एक्सप्लोजन ऑफ वाटर फॉर्म करते हैं। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑल्सो मेड टू react by applying high pressure and passing through a pipe having a small hole.
आप हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अगर एक साथ पास भी करते हो जिसमें बहुत छोटा होल है, तो उसमें उस कंडीशन में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, ये इस मिक्सचर से जो ये मिक्सचर जो रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये बेटा इग्नाइट हो जाता है। ठीक है, गर्म हो जाता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है और ब्लू, हॉट और ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलने लगता है। ठीक है, और इस टाइप की जो फ्लेम होती है उसको ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम भी कहते हैं। ठीक है, और इस टाइप की जो गैस होती है इसको हम वेल्डिंग के पर्पज से यूज करते हैं। क्लियर? देखिए, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्योंकि आपका केमिकली लेस रिएक्टिव होता है तो इसीलिए जल्दी नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, बट आप इलेक्ट्रिक स्पार्क दोगे तो ये 1:1 के रेशियो में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। बट ये जो रिएक्शन रहती है ये रिवर्सिबल रहती है। ठीक है, कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे, रेड हॉट चारकोल के ऊपर जब आप ऑक्सीजन को डालोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड करेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन निकल रही है इसीलिए हम कार्बन को एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सल्फर की बात करें तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बर्न होता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ सल्फर कई बार बहुत ट्राइऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है, बट जो ट्राइऑक्साइड रहता है ये आपको बहुत ट्रेस अमाउंट में मिलता है। ठीक है, रिएक्शन विद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस डेंस फ्यूम ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ बर्न होके फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बने होते हैं, उस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इवन आपका पेट्रोलियम जिसमें आपके ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी वगैरह, वो सारे आपके क्या रहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं। इवन आपकी जो वुड है वो भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हमारी बॉडी में अधिकतर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो भी क्या है? आपकी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। जो हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे ठीक है रिएक्शन करते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व करते हैं। ये जो रिएक्शन होती है बेटा बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट में हीट रिलीज करती है। Due to the highly exothermic nature of reaction, the mixture of hydrocarbon act as very good fuel. ठीक है, a candle made up of mixture of lower hydrocarbon also burn in oxygen, producing heat and light. जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ऑक्सीजन के लोअर हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड और लिटिल अमाउंट में वाटर प्लस एनर्जी फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन होता है बेटा। अब नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है उनका ऑक्सीडेशन कैसे होता है? सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका वेनेडियम पेंटॉक्साइड ठीक है या फिर प्लैटिनम, इनके प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा। ठीक है, ये कैटालाइटिक कन्वर्टर के फॉर्म में जो आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें यूज की जाती है बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये भी जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनका जो एग्जॉस्ट होता है जिसमें से आपके कार्बन जो जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाती तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, उसको कन्वर्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आपके कन्वर्टर में यूज किया जाए। नेक्स्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें बेटा, NO नाइट्रिक ऑक्साइड ये आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो रहता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है बेटा। ये आपका कलरलेस होगा और ये कलर।
ऑक्सीडेशन ऑफ अदर कंपोनेंट, जो अब अलग जो और कंपोनेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन की बात करें बेटा, तो जो अमोनिया गैस रहती है NH3 रहती है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाती है और साथ ही साथ वाटर फॉर्म। ये किस रेशियो में? 4:5 के रेशियो में ही लिए जाएंगे और प्लैटिनम गेज के साथ, जो कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होगा, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ मेटालिक सल्फाइड। मेटालिक जो सल्फाइड होते हैं बेटा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल्स के ऑक्साइड बनाते हैं और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, चाहे वो फेरस सल्फाइड की बात करो, सल्फाइड की बात करो, ठीक है, लेड सल्फाइड की बात करो, जिंक सल्फाइड की बात करो, ये सारे क्या रहते हैं? करस्पॉन्डिंग मेटल्स के ऑक्साइड बनाएंगे और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, वही ऑक्सीडेशन ऑफ मेटालिक सल्फाइड की देखिए बेटा, नॉन मेटेलिक सल्फाइड, सेम उसमें भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेंगे और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। आई होप यू आर एंजॉइंग वीडियोस। आपको समझ में आ रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस